हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फिर से नई वीडियो और इस बार का टॉपिक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक चुना मैंने, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मतलब खून का चढ़ाना या खून कैसे चढ़ाते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पहले तो देखेंगे होता क्या है, फिर टाइप्स क्या है, रिएक्शन क्या होता है, अलग अलग चीज़ें सब डिटेल से अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो को इन तक ज़रूर देखें जिससे आपका ये जो कंसेप्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से रिलेटेड वो सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसा नाम से ही लग रहा है कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, मतलब ब्लड को शरीर के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है या फिर कैनुला लगा के भेजा जाता है। तो ये किया क्यों जाता है? मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब किसी भी पर्सन के शरीर में बहुत ज़्यादा खून कम हो जाएगा। ये एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है, एनीमिया जैसी कंडीशन के कारण हो सकता है, और ऐसी कंडीशन जब शरीर में पर्सन के ब्लड नहीं बनता उसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? आर्टिफिशियली कैनुला के हेल्प से ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है पर्सन के बॉडी में, या फिर डाला जाता है या भेजा जाता है, जिससे उसका जो ब्लड लेवल है वो नॉर्मल हो सके। ब्लड सुन के आप एक दिमाग में आता है कि हाँ, रेड कलर का आरबीसी। तो ब्लड के कंपोनेंट तो आपको पता ही होंगे, आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अलग अलग फॉर्म में जिसकी जब जरूरत होती है वो ट्रांसफ्यूज किया जाता है। जैसे अगर शरीर में होल ब्लड की कमी है तो होल ब्लड चढ़ाएंगे, आरबीसी का काउंट कम हो गया तो आरबीसी चढ़ाएंगे, प्लेटलेट कम हो गया तो प्लेट चढ़ाएंगे, और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसको कहते हैं एफएफपी चढ़ाएंगे। तो ये सब चढ़ाते टाइम या ट्रांसफ्यूज करते टाइम हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है, जिससे जो हमारा पर्सन या पेशेंट है जिसको हम खून चढ़ा रहे हैं उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, या फिर ब्लड चढ़ाने की वजह से रिएक्शन ना हो। रिएक्शन के टाइप्स भी होते हैं, वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एज ए डेफिनेशन कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन। द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड और वन ऑफ इट्स कंपोनेंट, मतलब ब्लड या उसके किसी भी कंपोनेंट आपका क्या हो गया, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एफएफपी, उसका रिप्लेसमेंट करना। मतलब रिप्लेसमेंट कैसे होगा कि बाहर से या किसी के शरीर से लेकर दूसरे के शरीर में ट्रांसफ्यूज करना। टू रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम, किस लिए? ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए। रिस्टोर मतलब जैसे एनीमिया जैसी कंडीशन हुई या कोई एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा खून बह गया, तो ब्लड लॉस होने के बाद जो ब्लड को फिर से रिगेन करने के लिए या उसके अमाउंट को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए किया जाता है। रेज हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन लेवल आपका कैसे? आरबीसी एडमिनिस्टर या ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उससे हम गेन कर सकते हैं हीमोग्लोबिन लेवल। ट्रीट डिफिशियंसी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, अगर पेशेंट के शरीर में प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो गई है तो उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? प्लाज्मा प्रोटीन को ट्रांसफ्यूज करके, वो भी आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आएगा। या फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्रोवाइड एंटीबॉडीज। क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी की वजह से अब कोई डिसऑर्डर हो रहा है या दिक्कत हो रही है पेशेंट के शरीर में, तो भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सही कर सकते हैं। तो ये हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन। अब आगे डिस्कस करते हैं कि ब्लड प्रोडक्ट के टाइप क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट। हम कौन कौन से ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे मेन होंगे आपके 4 ब्लड प्रोडक्ट। फर्स्ट है आरबीसी, प्लेटलेट, एफएफपी जो है आपका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और होल ब्लड में आपके सारे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आ जाएंगे। तो ये है टाइप्स ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, मतलब आरबीसी एडमिनिस्टर करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, एफएफपी करते हैं, होल ब्लड कर सकते हैं। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं कि ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइम तक ही कह सकते हैं एलिजिबल रहते हैं, या फिर एक लिमिटेड टाइम तक ही अगर उनको एक बार शरीर से ले लिया गया या डोनर ने डोनेट कर दिया, उसके बाद एक लिमिटेड टाइम होता है कि इतने टाइम तक ही आप इसको स्टोर कर सकते हैं और इतने टाइम तक ही इफेक्टिव होगा। तो इन सब का अलग अलग होता है। तो स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। आरबीसी को हम 2 डेज तक ही स्टोर कर सकते हैं, और इसका टेम्परेचर जिस पे हम इसको स्टोर करेंगे जैसे ब्लड बैंक में, वो होगा आपका 2 से 6 डिग्री सेल्सियस। और एक यूनिट आरबीसी, जैसे ये देखें पाउच है, उसमें एक पाउच में आपका आरबीसी होता है 250 ml, 1 यूनिट ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी हम ट्रांसफ्यूज करेंगे इसका मतलब 250 ml आरबीसी हमने एडमिनिस्टर कर दी। तो प्लेटलेट को हम 5 डेज तक ही स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक बार जब डोनर ने ब्लड दिया उसमें से प्लेटलेट अलग किया गया तो उसको हम 5 डेज तक ही स्टोर करेंगे, और इसका टेम्परेचर होगा आपका
22 डिग्री सेल्सियस। ये सब जो क्वेश्चंस है, मतलब ये पॉइंट कितने डेज तक, कितने टेम्परेचर, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, ऐसे बहुत सी चीज़ें हमें मिलने वाली है जो हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। यहाँ पे प्लेटलेट का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस में प्लेटलेट को हम स्टोर कर सकते हैं, और इसका जो पाउच होता है वो 50 से 70 ml का होता है। ठीक, तो 5 डेज तक प्लेटलेट को स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर होगा इसका 22 डिग्री सेल्सियस, और इसका पाउच की क्वांटिटी होगी 50 to 70 ml। अब बात करते हैं FFP की। FFP क्या है आपका? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ओके, FFP को हम स्टोर कर सकते हैं 14 आवर्स तक, और इसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा आपका -20 to 40 डिग्री सेल्सियस, और इसका पाउच का अमाउंट होता है आपका 200 से 250 ml। ये हो गया FFP। FFP को हम 14 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं। -20 से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है, और पाउच का क्वांटिटी, ये कह सकते हैं पाउच में कितना FFP होता है एक यूनिट में, 200 से 250 ml। अगर हम बात करें होल ब्लड की, तो होल ब्लड में आपके सारे कंपोनेंट्स आएंगे, उसमें से प्लेटलेट या FFP प्लाज्मा ये सब अलग नहीं किए जाएंगे। होल ब्लड को आप 35 डेज तक स्टोर कर सकते हैं। वाई टेम्परेचर भी होगा आपका 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, और इसका अमाउंट होगा आपका 350 ml। मतलब अगर 1 यूनिट होल ब्लड की बात करें तो उसमें 350 ml आएगा। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वो होल ब्लड ही होता है, तो उसमें पाउच का अमाउंट होता है आपका 350 ml। तो ये हो गया होल ब्लड का। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम्स में ये इफेक्टिव हो सकें। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सा ब्लड प्रोडक्ट कितने दिन तक स्टोर किया जा सकता है, क्या रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा, और 1 यूनिट में कितना ml या कितना कैपेसिटी होता है। अब इसके आगे का डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन अपकमिंग वीडियो के मिल सके। अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।